हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला और आइए चर्चा शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे जैसे 2022 और 24 के लिए चुनावी माहौल तैयार होता जा रहा है, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की रेस भी उतनी ही तेज होती चली जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने जहां नीतीश कुमार जी का नाम सामने रखा कि प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं, वहीं पर ऐसा लग रहा है कि अपनी सुबह सुबह के नाश्ते के आधार पर राहुल गांधी भी अपने आप को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। सभी विपक्षी नेताओं को, खास करके सांसदों को सुबह 9:30 बजे कल उन्होंने चाय पर बुलाया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अपराजिता सारंगी जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से, घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी से और राजीव रंजन जी जेडीयू से। अपराजिता जी, ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवारी की होड़ बहुत तेज हो गई है। राहुल जी कल सुबह 9:30 बजे सभी विपक्षी सांसदों से मिल रहे हैं, एक फ्रंट तैयार करने की कोशिश हो ही रही है। जी, आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा कैप्शन आया है, दिल में पीएम बनने का ख्याल आया इसलिए सबको नाश्ते पर बुलाया। बिल्कुल सही। ममता बनर्जी जी कुछ समय पहले दिल्ली आई थी और उन्होंने सारे विपक्षी दल के नेताओं से बातचीत की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी उनकी सौजन्यमूलक भेंट हुई और उन्होंने बातचीत की और उसके बाद हर तरह का सहयोग देने की बात केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें कहा गया। लेकिन जब मीडिया बंधुगण से उन्होंने बातचीत की और जब कलकत्ता लौट आई तो उन्होंने कहा कि हम हर 2 महीने पर दिल्ली जाएंगे और इस तरह की बातचीत करते रहेंगे। देखिए, यह लोकतंत्र है और मुझे लगता है सबको अधिकार है बातचीत करने का। और आपको याद होगा, यशवंत सिन्हा जी ने भी शरद पवार जी के घर में एक बार ऐसी ही बैठक बुलाई थी कुछ समय पहले। तो मुझे लगता है ये चलता रहेगा और सबके मन में इच्छाएं होती हैं और दिल हूँ अरमान भरा, हम हिंदी में कहते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि भारत के लोग जानते हैं कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है और किस तरह का विकास हो रहा है। मुझे लगता है हम सबको ज्ञात है और बहुत परिपक्वता नज़र आती है अब जब चुनाव होते हैं और जिस तरह का ट्रेंड आता है। तो मुझे लगता है कि भारतवासी बहुत परिपक्वता दिखाते हैं अपने प्रतिनिधियों को चुनने की दिशा में। तो मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूं कि इस तरह के गठबंधन, इस तरह की बातचीत लगातार चलती रहेगी। चलिए, तो आलोक शर्मा जी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को समझें तो हाथी चलता जाता है, विरोधी हाथ मलते रह जाते हैं, यही स्थिति है क्या? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र में विरोध करना संवैधानिक अधिकार है और आज तमाम वो लोग कांग्रेस के साथ हैं, माननीय राहुल गांधी जी के साथ हैं, जो लोग झूठ से नफरत करते हैं, जो सत्य से प्रेम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब लगातार देश को गुमराह करते हैं और वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उनको अंधभक्त कहा जाता है। आज वो लोग जो गरीब के साथ हैं, किसान के साथ हैं, बेरोजगार के साथ हैं, युवा के साथ हैं, वो सब कांग्रेस के साथ हैं, भाजपा के। आज वो सब लोग हमारे साथ हैं जो जुमलों से नफरत करते हैं, झूठे भाषणों से नफरत करते हैं और जिन लोगों को ये समझ है कि पेगासस सॉफ्टवेयर कैसे चाणक्य नीति चलाई जाती है, जो लोग ये समझते हैं कि चीन 9 जगह हमारी भूमि में जमकर बैठा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट देते हैं, वो लोग सब हमारे साथ। जिन लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालने का वायदा किया और स्विस बैंक में जो हम काला धन है वो डबल करा दिया जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। और बिल्कुल हमारी अपराजिता बहन ने सही कहा कि कैप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि सरकार केवल कैप्शन और हेडलाइंस मैनेजमेंट से ही चलती है। जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 करोड़ बेरोजगार लोग हर साल हो रहे हों, 6.5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हों, जो टैक्स जीवी सरकार हो, जिसके कार्यकाल में 110 रुपए पे पेट्रोल पहुंच गया हो, तो स्वाभाविक है कि आज विकास कैसा हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। आलोक जी, तो ये सुबह की चाय क्या इस मकसद से नहीं है क्या? नहीं, देखिए, चाय का मकसद क्या है? चाय का मकसद क्या? चाय पर प्रधानमंत्री बनेंगे। अब मैं कहूंगा कि भाई मीडिया को भी शायद ये हेडलाइन बीजेपी ने दी होगी तो कहीं इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप जैसे अजय जी इतने सीनियर वरिष्ठ पत्रकार अगर ये सवाल पूछते हैं, पार्लियामेंट का, संसद का सेशन चल रहा है, स्वाभाविक है
कि विरोधी दल अपनी रणनीति बनाएंगे और चाय हो, लंच हो, डिनर हो, आपसी बातचीत होना चाहिए। स्वतंत्र लोकसभा आज चलनी चाहिए। और आज जिस तरह से तमाम मुद्दे हैं कोरोना के बाद, जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था, चलिए, तो चर्चा संसद के भीतर नहीं तो बाहर ही सही, ये तो होता दिख रहा है। राजीव रंजन जी, चाय पर चर्चाएं हो रही हैं और कुछ लोग नीतीश जी को भी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल कहने लगे। क्या ये दौड़ शुरू हो गई है? उम्मीदें सजने लगी हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, दो हिस्से में मैं इसका जवाब दूंगा। सबसे पहले, देश में अगर एक स्वस्थ विकल्प अगर विकसित होता है तो निसंदेह इससे सत्ता पक्ष पर भी दबाव बनता है और कई बार जन आकांक्षाओं के अनुरूप फैसले लेने का ये जो दबाव है वो जनता के फायदे में होता है। जहाँ तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो मिला है वो अपराजेय है, एक विराट और प्रचंड जनादेश है और इस जनादेश की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने अनेक मुश्किलों से देश को उबारने में कामयाबी हासिल की है। जब पूरी दुनिया कोरोना की तबाही से जूझ रही हो, उस समय भी भारत के जीडीपी से लेकर के तमाम वो संकेतक जो दुनिया के अन्य मुल्कों के मुकाबले कहीं न कहीं अस्थायित्व का भान करा रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है ये एक नेता के लिए, एक नेतृत्वकर्ता के लिए एक खुशी की बात है। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, सबसे पहले ग्रैंड ओल्ड पार्टी को अपने उस रुतबे का जो एहसास है उससे बाहर आना होगा, इसलिए कि जिस तरह की ज़मीनी स्थितियाँ हैं देश के अनेक राज्यों में, आधार सिकुड़ा है, कार्यकर्ता दूर हुए हैं और नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच का जो संवाद है केवल वही कम नहीं हुआ है, पहली कतार और दूसरी कतार के नेताओं में भी काफ़ी गहरी खाई बढ़ी है। जहाँ तक किसी के इच्छा का सवाल है, आकांक्षाएं सबके अंदर होती हैं और होनी भी चाहिए। दूसरा पक्ष है नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी कई अवसरों पर ये कह चुके हैं कि गठबंधन का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को ही अपना नेता एनडीए की अगुवाई के लिए चुनना रहा है जी। तो मेरे हिसाब से उन्होंने एक बार फिर से इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप आज भी अपनी बात से किया है, लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि इस देश में चंद ऐसे चेहरे हैं जिनकी साख है, जिनकी विश्वसनीयता है, जिनको दूरदर्शी माना जाता है, जिनको जो भी जिम्मेवारी मिली उसको उन्होंने बखूबी अंजाम दिया, चाहे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में या बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल है वो अत्यंत उल्लेखनीय है। इसलिए अगर उनको पसंद करने वाले लोग, चाहे वो दल के अंदर हैं या दल के बाहर हैं, उन्हें अगर देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या प्रधानमंत्री मटेरियल, उनको पीएम मटेरियल मानते हैं, तो मुझे लगता है उनकी भावनाएं अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन ऐसे फैसलों में नीतीश कुमार जी कई बार अपनी इच्छा से और अपनी आकांक्षा से अवगत करा चुके हैं कि उन्हें कहीं से भी इस दौड़ में शामिल होने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। घनश्याम तिवारी जी, हमने आज देखा कि मुलायम सिंह यादव से लालू प्रसाद यादव जी ने मुलाकात भी की, अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे। 2022 की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन 2024 के सपने और ख्वाब भी हैं। घनश्याम तिवारी जी, आपकी आवाज, आपको हमारी आवाज मिल रही? ऐसा लग रहा है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है, उन तक हम पहुंचे अपराजिता जी। लेकिन हर कोई देखिए इस बात से इनकार नहीं कर रहा। अगर आप आलोक जी के सवालों का जवाब दें, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हर मोर्चे पर नाकाम है मौजूदा सरकार। ये बात अलग है कि अभी ही प्रधानमंत्री जी ने एक नई पेमेंट सुविधा भी सामने रखी है जिसमें ट्रांसपेरेंसी है और उसके साथ साथ हर तरह की सुविधा भी है, लोगों को बिना किसी भी नुकसान के डीबीटी भी मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को इसमें से कोई उपलब्धि नजर नहीं आती। देखिए, सीधी सी बात है अजय जी, विपक्ष के आत्मविश्वास में कमी होती जा रही है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, भारतीय संस्था नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने नेताओं की लोकप्रियता को आंका और हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हुए, ठहराए गए। हमने नहीं ठहराया, इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ठहराया। इनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर जितने भी विपक्षी दल हैं उनके मन में घबराहट होगी।
देखिए, संसद क्यों बंद है? क्योंकि संसद में कुछ पूछने का नहीं है। इनके साथ दिक्कत यह है कि न तथ्य है न तर्क है, इसलिए कुछ पूछ पा नहीं रहे हैं। जिस दिशा में हम जा रहे हैं, हमारी उपलब्धियां हो रही हैं। आलोक जी को मैंने सुना, मेरे पास भी बहुत सारे आंकड़े हैं, अगर मुझे कुछ समय मिले तो मैं भी कह दूं बेरोजगारी के विषय में। देखिए, ऐसा है कि कोरोना के द्वितीय लहर पर हमने एक तरह से काबू पा ली है और तृतीय लहर आने वाला है, हम उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसी समय जो हमारी स्थिति है अभी हमारी इकोनॉमी की, हमारी अर्थव्यवस्था की, इस पर हम एक तरह से ग्रिप लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सब जानकर खुश होंगे कि जहां तक बेरोजगारी दर की बात है, 9.17% पिछले महीने था और अभी इस महीने जुलाई महीने में यह घटकर 6.95% हो गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? आलोक शर्मा जी, हमारी इकोनॉमी, आलोक शर्मा जी, आप घबराहट में हैं, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आप संसद में बहस नहीं करना चाहते और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को आप देखना भी नहीं चाहते। आलोक जी, तुरंत जवाब दीजिएगा सर। देखिए, मुझे लगता है कि देश के जो भी नागरिक आज इंडिया टीवी को देख रहे होंगे वो हंस रहे होंगे। बेरोजगारी जिस कदर बढ़ी है, अगर आज आप कह रहे हैं कि 9% से 6 पर आ गए हैं, तो यूपीए 1 और यूपीए 2 का जो बेरोजगारी दर का रेट है वो 3.1 है एवरेज 10 वर्षों का। 45 वर्षों की बेरोजगारी दर हाईएस्ट थी, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पिछले साल का आंकड़ा है। जनधन योजना की बात आज मोदी साहब ने कई वर्षों के बाद की, हम स्वागत करते हैं कि आज कई वर्षों के बाद उनको जनधन याद आया, जिसमें से 80% खाते बंद हो गए हैं और उनको सील कर दिया है बैंक वालों ने। फ्रॉड के मामले बैंकों के अंदर 5 लाख करोड़ के करीब आरबीआई का आंकड़ा है कि बैंकों का फ्रॉड हुआ है। देश के प्रधानमंत्री किस मुंह से डिजिटल पेमेंट की और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं? एक बार आंकड़े उठा लीजिए बैंकों के, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के हर। आलोक जी, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि 2014 के पहले अपराध होते ही नहीं थे, सिर्फ 2014 के बाद। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अजय जी अपराध नहीं होते थे, लेकिन अपराधों की संख्या बढ़ी है, बैंकों का फ्रॉड बढ़ा है। जाहिर सी बात है, जब डिजिटल पेमेंट्स बढ़ेंगे तो उसका फ्रॉड होगा, लोगों को समझ में आना चाहिए ना सर। गरीबी रेखा से नीचे लोग वापस चले गए हैं, ये सच है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे जो मित्र थे जेडीयू वाले, वो कह रहे थे कि साहब वो एक बहुत अच्छा मोदी जी ने काम किया है, उनको शायद अपना डीएनए पता चल गया होगा। और राजीव भाई 2015 के मोदी जी के भाषण उठा लीजिए, नीतीश कुमार सबसे भ्रष्ट आदमी थे इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। खैर, वो अलग बात है। जो व्यक्ति आज ये कहता है कि हिंदुस्तान की सरकार ने कोरोना को अच्छा मैनेज किया है, वो केवल अंधभक्त हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ऑक्सीजन के बगैर लोग फुटपाथ। अपराजिता जी, एक छोटा जवाब दीजिएगा। जो ये कहे कि आज कोरोना का अच्छे से मैनेज किया, वो अंधभक्त हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बोलना चाहूंगी जी, प्लीज बोलने का वो बिल्कुल प्लीज जवाब दीजिए, प्लीज जवाब दीजिए। लोगों को 7 महीने में वैक्सीन मिली है, 5 साल में वैक्सीनेशन का प्रोजेक्ट पूरा होगा और देश के प्रधानमंत्री आज भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए टेलीप्रॉम्प्टर अपने सामने रखकर और जो कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। कठिन समय में, इतनी विकट परिस्थिति में अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में सफल हो रहे हैं, अगर हम बेरोजगारी दर को कमा रहे हैं, तो मुझे लगता है काबिले तारीफ है। और केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व की प्रशंसा होनी चाहिए। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जीएसटी कलेक्शन में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है, 33% बढ़ोतरी हुई है। 1,16,000 करोड़ रुपए हमने जीएसटी में जुलाई महीने में लाए, ये आपको याद रखना होगा। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भी कहा कि अब हमारी अर्थव्यवस्था 9.5%। चलिए अपराजिता जी, मैं आपको रोक कर जरा घनश्याम जी के पास चलूं। घनश्याम जी, 9.5% इन इंडिया। मैं क्षमा चाहता हूं, तकनीकी दिक्कत की वजह से आप नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन अभी हमारी चर्चा ये हो रही थी। हर तरह की मुलाकातें हो रही हैं और हर कोई प्रधानमंत्री बनने के सपने भी सजो रहा है। आज ही मुलायम सिंह जी के साथ लालू प्रसाद यादव जी की मुलाकात भी होती है। 2022 के लिए सब बड़ा महत्वपूर्ण देखा जा रहा है, लेकिन 2024 भी एक सपना है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी के कार्य पर जिस तरह की चर्चा हो रही है, आपको लगता नहीं है कि बहुत तरीके से देश आगे बढ़ रहा है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया इस मुद्दे पर। घनश्याम तिवारी जी।
लगता है ये बार बार एक ही समस्या आ रही है। इस तकनीकी दिक्कत को हम दूर करके तुरंत वापस आते हैं। घनश्याम तिवारी जी, आपको हम दोबारा शामिल करेंगे इस चर्चा में। आलोक जी प्लीज जवाब देंगे आप अपराजिता जी का। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है अपराजिता बहन ने शायद मार्च के आंकड़ों से कंपेयर नहीं किया है। मार्च के आंकड़ों से जीएसटी कलेक्शन 6.5% गिरा है। तो इसके प्रधानमंत्री ने टेलीप्रॉम्प्टर पर जो लिखा होता पढ़ देते हैं, लोगों को तो सुनना है। मैं तो कह रहा हूं कि इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, अगर थोड़ी सी भी कहीं पर नैतिकता उनके अंदर हिम्मत है तो। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कोरोना के ऊपर कर दें कि मैंने बहुत अच्छा कोरोना को मैनेज किया है। जिस तरह के आंकड़े हैं वो सारे देश के सामने हैं। हर घर में एक आध बच्चा बेरोजगार कर दिया देश के इस सरकार ने, निकम्मी सरकार ने। तो अगर इतनी अच्छी सरकार चल रही थी तो 43 मंत्री 2.5 साल के बाद क्यों बदलने पड़े आपको? ये पेगासस वाली सरकार है केवल। ये पेगासस और चाणक्य नीति सेम है। जहां जीत रहे हैं वहां पर जीत जाओ, नहीं जीत रहे हैं तो एमएलए खरीद लो, पेगासस लगा दो। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से देश के हालात हैं, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे वो राजीव रंजन जी, पेगासस की सरकार है। राजीव रंजन जी, देखिए पेगासस पर तो मैं बोलूंगा ही। मैं एक बात इनको केवल याद दिला देना चाहता हूं, सुविधा के हिसाब से बातें कहने की आदत रही है आलोक जी को, और इन्हें मैं केवल विदेशी मूल के सवाल पर शरद पवार जी ने सोनिया गांधी जी के लिए कौन से शब्द कहे थे विदेशी मूल, शायद ये भूल गए। इन्हें डीएनए तो याद है, लेकिन बिहार को पूरी तरह से बदहाल और दिवालिया बनाने की साजिश, जिससे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिस तरह से हिंदुस्तान में 5वें दशक में एक फैसला आया जिसने फ्रेट इक्विलाइजेशन के जरिए बिहार के माइंस एंड मिनरल्स रहते हुए भी बिहार से उद्योगों के पलायन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान बिहार को अनुमानतः हुआ। शेष रॉयल्टी में दोहरे मानदंड अपनाए गए। नरेंद्र मोदी जी ने तो शब्दवान चलाया, या जो भी उसकी भी हम लोगों ने कठोरतम शब्दों में उस दौर में भर्त्सना की थी, लेकिन बिहार के हर व्यक्ति के लिए कई पीढ़ियां निकल गई जिनके भविष्य में बलात् अपने पिछड़ापन दर्ज कर दिया। हर पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा जो विकास की राशि है, चाहे वो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में इस राज्य के साथ जो 2म दर्जे का आपने व्यवहार किया, आपने बिहार को इस देश का इंटरनल कॉलोनी बनाया, एक उपनिवेश बनाया और बिहार का दोहन किया। बिहार के कोयले और बिहार के अब्रक से लेकर के मैग्नीज से लेकर के तमाम चीजों का इस्तेमाल दूसरे राज्यों ने किया। बिहार के लोग केवल मजदूर बनकर के देश के दूसरे राज्यों में गए। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, बिहार ने जो कुछ हासिल किया है आपके बगैर हासिल किया है। बिहार ने नीतीश कुमार जी के अदम्य साहस, उनकी निर्भीकता और उनके कार्य कुशलता के बल पर जो भी मानदंड आज अगर स्थापित किए हैं, उसमें उस दौर में केंद्र की सरकार का कोई योगदान नहीं रहा है। इसीलिए बिहार को गाली मत दीजिए। उन्होंने तो एक व्यक्ति की बात की थी, आपने तो पूरे बिहार को छला और अपमानित करने का काम किया। और शायद इसीलिए बिहार कांग्रेस के लिए एक ऐसी जगह बन गई है जहां आपका पुनर्वास कहीं से संभव नहीं प्रतीत होता है। ये तमाम पार्टियां इमोशनल कार्ड खेलना बंद कर दें। बिहार सबसे पहला राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की कोरोना के समय में मृत्यु हुई है। बिहार सबसे ऊपर राज्य है जिसके अंदर बेरोजगारी दर ऑलमोस्ट, मैंने जो कहा उसका जवाब दे दीजिए ना। मैं उत्तर दे रहा हूं। आप मुझे बताइए फ्रेट इक्विलाइजेशन आपने लागू किया कि नहीं किया? शेष रॉयल्टी के दोहरे मानदंड आपने इस्तेमाल किए या नहीं किए? अरे सर, पर कैपिटा जो इस देश में योजना की राशि का निवेश हुआ, उसमें आपने बिहार के साथ 2म दर्जे का व्यवहार किया या नहीं किया? बिहार की जो भी वाजिब मांगे थी, बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को आलोक जी इस बात का तो जवाब दीजिए ना। मतलब नहीं है। आज कांग्रेस को बहुत सारे दल हैं जो नकार रहे हैं। के बारे में बताइए। हमारे यहाँ अग्रणी की भूमिका में है ही नहीं। 30% का सीडी रेशियो रहा है। आलोक जी, सृजन घोटाले का डर है, इसीलिए सारी चीजें बाहर आ रही हैं। जहां तक बात है कि कांग्रेस को देश के दल नकार रहे हैं, कांग्रेस के साथ का पर्याय 8 वर्षों में
एक मिनट सुनिए, कोयला घोटाले से लेकर, अरे सर सुनिए ना, केवल घोटाले ही जिसकी पहचान हो, 2G 3G, मेहमान जी, तो बीजेपी के साथ तमाम घोटाले जिस पार्टी के नाम दर्ज हो, उसे किसी घोटाले की चर्चा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। सुनिए ना एक बार जरा, अब आप सब गंगा जी नहा गए, अब बीजेपी के साथ हैं, अब काहे को डर रहे हैं? नहीं सुनेंगे ना, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। अरे सर दे रहा हूँ मैं उत्तर, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं सर, सुनना ही नहीं चाह रहे हैं आप। 35 वर्षों से हमारी सरकार नहीं है, लगभग 30 वर्षों से वहां पर। अरे सर सुनिए ना, लगभग 30 वर्षों से जिस राज्य में हमारी सरकार नहीं है उसको कोसना बंद कर दीजिए। अजय जी ऐसे कैसे डिबेट होगी भाई? अजय जी आपने अपनी बात तो कही ना, बताइए ना क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों है? तमाम राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी को नकार रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आपके साथ आए हुए लोग भी आपको छोड़कर चले जाते हैं, तभी तो आज राजीव रंजन जी इतने नाराज हैं आपसे। देखिए राजीव रंजन जी का तो मैंने स्पष्ट बता दिया ना, इनको 80,000 करोड़ 1 लाख करोड़ मिल गए होंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होगा, पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई होगी, तमाम उद्योग लग गए होंगे, इसलिए राजीव रंजन जी वहां पर। अब आते हैं, अरे भाई आप सुनिए ना जरा, आप चलिए क्यों नहीं गए? आज का विषय घनश्याम जी जुड़ गए, आज का विषय ये है, अजय जी ने जो सवाल पूछा मैं तो पूछना चाहता हूँ। अजय जी 2014 में एनडीए में कितने सरकार थी, अगली बार कितनी पार्टियां थी और आज कितनी हैं? राजभर भी वहीं थे और शिवसेना भी वहीं थी, अकाली भी वहीं थे। लगभग 15 पार्टियां एनडीए को छोड़कर गई हैं, कांग्रेस को छोड़कर नहीं गई हैं। तमाम छोटे से बड़े दल तक जो इनके 50-50 साल पुराने साथी थे, अभी समाजवादी पार्टी से घनश्याम जी है ना, घनश्याम जी हैं, कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन किया था। घनश्याम जी क्या कांग्रेस की अगुवाई आपको पसंद आएगी? कांग्रेस का नेतृत्व आपको पसंद आएगा? तो बीजेपी के साथ तो सरकार भी बनाएगी। मैं इसकी बात नहीं रख पाया। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और तमाम को पैनलिस्ट को। सबसे पहले जो मैं बात कहना चाहता था वो ये कि इंडिया टीवी पे जो खबर छपी है 4:30 बजे आज कि पेगासस मामले में नीतीश कुमार जी ने विपक्ष के डिमांड का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि तो होना चाहिए और संसद में डिस्कशन भी होना चाहिए। अगर आप बिहार में जो कास्ट सेंसस उसकी मांग उठ रही है तो आप देख रहे हैं लगातार कि एनडीए के अपने घटक दल भी प्रधानमंत्री के विरोध में लगातार खड़े होते जा रहे हैं और मुद्दों के आधार पर खड़े होते जा रहे हैं। एनडीए के अंदर से भी प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए इसके ऊपर धीरे धीरे सवाल उठेंगे, क्योंकि सवाल ये लाजमी है, देश का लोकतंत्र खोखला नहीं है। एक सरकार जिसके ऊपर अपने मंत्रियों से लेकर के जजों और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, महिलाओं की, ड्राइवरों की, माली की और जर्नलिस्ट की जासूसी करने के आरोप लगते हैं, घोटालों से जुड़े हुए लोगों की जासूसी करने के आरोप लगते हैं, जब तक वो सरकार ठोस जवाब न दे दे, चाहे वो विपक्ष हो या सरकार के साथ। तो ये बताइए ना कि राहुल गांधी जो चाय पर बुला रहे हैं, नाश्ते पर, उस पर समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से समर्थन करेगी ना? फिर कांग्रेस के साथ आप मिलकर खड़े होंगे? अब तक संसद का जो सत्र हुआ है उसमें एक बात स्पष्ट है कि विपक्ष देश के लोकतंत्र को खोखला नहीं समझता। वो जानता है कि किसानों की मांग जायज है, इस देश में बेरोजगारी का आलम बहुत बड़ा है, इस देश में लगातार कोविड का खतरा है। आज ही की अखबार में खबर है कि जो R नंबर है कोविड का वो 1 से फिर से अधिक बढ़ गया है, 8 राज्यों में केस लोड बहुत अधिक है, तो इस देश में खतरा मंडरा रहा है और सरकार सो रही है। सरकार आपके जैसा कुशल वक्ता जब कांग्रेस का नाम लेने से भी हिचकिचाने लगे तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के साथ आप मिलेंगे? सवाल यह है कि अगर आज के संसद में सभी दल एक पटल पर मुद्दों पर साथ आए हैं तो वो बड़ी ही पारदर्शी ढंग से आए, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं। आप क्या कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस में जब आप करते हैं तो एक बात भूल जाते हैं कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी में 160 से 180 कांग्रेस के सांसद और विधायक शामिल हुए हैं। ये केवल दो मुही राजनीति नहीं है, राजनीति है कि जनता के मुद्दे संसद में गूंजने चाहिए। जो सरकार और जो प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री छुपे हुए बैठे हुए हैं उनको बाहर निकल के बताना चाहिए कि जी आपका जवाब दे रही हैं। अपराजिता जी, क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब छिपे हुए हैं? और जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई सारी विपक्षी एकता एक साथ है, हालांकि कांग्रेस के साथ जाएंगे ये कह नहीं रहे, लेकिन कम से कम इंडिकेट तो कर ही रहे हैं। अपराजिता जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 18 जुलाई को कहा, 19 जुलाई से मानसून सत्र प्रारंभ हुआ है। 18 जुलाई को उन्होंने कहा कि हम सारे सांसदों को आमंत्रित करते हैं, तीखेदार और धारदार प्रश्न पूछें। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हुई थी और जो घनश्याम जी कह रहे हैं, जिन मुद्दों के विषय में अभी कहा, उन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। बहुत सारे मुद्दे आए, विषय आए और सारे फ्लोर लीडर्स मौजूद थे। 3 मुद्दों को बाहर किया गया, तालिकाबद्ध किया गया, कोरोना और दूसरा था किसान और तीसरा था बढ़ती कीमत। इन तीनों पर चर्चाएं होनी थी और मैं आप सबको बताना चाहती हूं, मैं लोकसभा की सांसद हूं,
करीबन 2 दिनों से रूल 193 के अंतर्गत हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए श्री प्रेमचंद्रन जी बार बार चाह रहे हैं कि कोरोना पर बातचीत हो, चर्चा हो, लेकिन विपक्षी दल, जितने भी विपक्षी दल यहां मौजूद हैं, कांग्रेस की लीडरशिप में मैं कहूं, टीएमसी की लीडरशिप में मैं कहूं, कोरोना पर चर्चा होने नहीं दे रहा है। तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने घनश्याम जी प्लीज जवाब दें। आप कह रहे लोग डरे हुए हैं, यहाँ पे तो बहस ही नहीं करने चाहता कोई बात। अजय जी मुझे आप कहने दें जी, मुझे आप थोड़ा बोलने दें। आपका जवाब दे रहे हैं, मुझे आप थोड़ा बोलने दें। देखिए ये बहुत ही शुभ संकेत है सत्ता पक्ष के लिए, सत्ता पक्ष के लिए बहुत शुभ संकेत है जब सारे विपक्षी दल रणनीति तैयार करने लगे, षड्यंत्र करने लगे। इससे अच्छा शुभ संकेत कुछ नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ एक प्रश्न ये आपने जो शुभ संकेत कहा है, इसी शुभ संकेत पर घनश्याम तिवारी जी, मेरे पास वक्त कम है। जेडीयू जो कि एनडीए का घटक दल है, एनडीए का घटक दल है, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल है, उसके जो सर्वस्व नेता हैं वो कह रहे हैं कि पेगासस मामले में जांच होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज एनडीए के घटक दलों को भी प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, उन दलों को भरोसा नहीं है जो उनको छोड़ के गए हैं, जैसे शिरोमणि अकाली दल या शिवसेना, उन दलों को भी भरोसा नहीं है जो उनके साथ हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो ये कहना कि किस मुद्दों पे चर्चा होगी, चर्चा इससे कीजिए कि जासूसी क्यों कराई। इस देश के प्रधानमंत्री डरे हुए नहीं हो सकते, डरे हुए नहीं, आलोक जी बताना चाहिए। आखिरी कमेंट आपका प्लीज सर। आज एनएसओ के डिफेंस में सरकार, भारतीय जनता पार्टी का दल और उसके नेता और मंत्री और प्रधानमंत्री खड़े हैं। एनएसओ के डिफेंस में स्वयं इजराइल की सरकार नहीं खड़ी और इनके अपने घटक दल नहीं खड़े। तक की जासूसी हो रही है और देश के जी ऐसा लगता है कि आलोक जी हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जी आखिरी कमेंट आपका, क्या नीतीश कुमार जी के इस बयान के बाद अब एक अलग हंगामा होता हुआ दिखेगा? गठबंधन की खूबसूरती यही है जी, नहीं कई मुद्दों पर हमारी बातें अलग रही है। आप देखेंगे तो धारा 370 जांच होनी चाहिए, आप कहिए ना राजीव, और इसके पूर्व यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी हम लोगों ने अलग अलग राय रखी। आज जनसंख्या नियंत्रण कानून का सवाल हो या जिस तरह से हम अन्य मुद्दों पर पेगासस या जो, तो एक गठबंधन के अंदर जनता दल यूनाइटेड ने पहले भी कई मुद्दों पर अलग राय रखी है और इससे गठबंधन की सेहत को लेकर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये एक सुगठित और सुव्यवस्थित अलायंस है, एक नैसर्गिक गठजोड़ है जहां असहमतियों का सम्मान होता रहा है। चलिए, पूर्व में भी अनेक मुद्दों पर हम लोग असहमति हो ये बात सही है, लेकिन नेता के तौर पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का सवाल है फिलहाल सही है। करना चाहिए कि इन्होंने कितनी मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे इस बहस को ही खत्म करना पड़ रहा है वक्त की कमी की वजह से, लेकिन जो मोटी बात निकल कर आ रही है वो ये कि विपक्ष चाहे कितने भी मंसूबे बनाए, अभी कम से कम सत्ता पक्ष का तो एक ही मन है और वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार फिलहाल दिखाई नहीं देता। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।